नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है वो 12 साल से न्याय का इंतजार कर रहे थे। लगातार सरकार से निवेदन कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे, लेकिन 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज इन्हें न्याय मिला है। और इस न्याय मिलने की इनको खुशी भी है और गम भी है। आइए जानते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं जोगणिया धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक और ज्योतिषाचार्य भंवरलाल जी। भंवरलाल जी, आपका पावर ऑफ नेशन में स्वागत है सर। क्या मामला है पूरा, कैसे इतना लंबा समय लगा और कैसे आपके साथ में जो घटनाक्रम घटित हुआ, क्या था मामला? मैं राजस्थान सरकार के सांख्यिकी विभाग के अंदर सांख्यिकी अधिकारी के पद पर 1985 में मेरा चयन हुआ था और 1985 से लेके लगातार 2019 तक मैंने सेवा दी है। तो मेरे हमेशा प्रमोशन जो रेगुलर होते रहे, एसओ का भी हो गया, एडी का भी हो गया और जीडी का 2003-4 में हुआ। उसके बाद 2004 के अंदर मेरे एक बच्चा 2 से अधिक हो गया, तो गवर्नमेंट का एक सर्कुलर था कि जो 2002 के बाद जिनकी एक बच्चा हो जाता है उनको 5 साल के लिए प्रमोशन रोक दिया जाएगा। जी। तो इसमें हम भी इसमें आगे लपेटे में, और हमारा 5 साल तक प्रमोशन नहीं होना था। हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि घर की और परिवार की आवश्यकता है, वो रोक ही नहीं जा सकती। इसलिए और 5 जो सरकारी नियम है सरकारी नियम है उनकी पालना कर रहे हैं। तो बिल्कुल। 2003 और 4 की डीपीसी जब हुई थी तो मेरे को जॉइंट डायरेक्टर के पद पे रेवेन्यू बोर्ड के अंदर मेरे को ज्वाइन करा लिया। जी। और मैं रेवेन्यू बोर्ड के अंदर 2004 से लगातार रहा। तो मेरे को 2007-8 में मैं क्वालिफाइड हो जाता हूँ वापस। 5 साल का मेरा प्रमोशन जो है वापस वो सेवा में मेरा मतलब पेनल्टी रुक गई मेरी। पेनल्टी रोकने के बाद मेरे को प्रमोशन देना चाहिए, तो 7-8 में के बाद मेरे को प्रमोशन कभी भी मिल जाना चाहिए। लेकिन जैसे है वही 5 साल का इनका अनुभव होना चाहिए इस पोस्ट पे, तो मेरा 5 साल का अनुभव होता है। तो वर्ष 12 की जो 2012 की डीपीसी के अंदर मेरे को डायरेक्टर पद पर राजस्थान को सांख्यिकी विभाग को लेना चाहिए। मैंने निवेदन किया, लेकिन वो बार-बार कह रहे हैं कि आपके बाद 2002 के बाद 2 बच्चे हुए, इसलिए वो कोई कानून की क्या व्याख्या कर रहा है, कोई क्या व्याख्या कर रहा है। हमने सारा रिप्रेजेंटेशन आरपीएससी को भी दिया, डीओपी को भी दिया, सांख्यिकी विभाग को भी दिया, मुख्यमंत्री जी को भी दिया, कि इस बात में कि कम से कम हमारे साथ न्याय किया जाए। हाँ, निश्चित रूप से ये 2002 के सर्कुलर 2 से अधिक बच्चों का हम मानते हैं इस बात को। हमारे जो पेनल्टी है वो काट दो। मैंने व्यक्तिगत रूप से जो हमारे डिपार्टमेंट के सचिव महोदय थे उनको भी निवेदन किया था। यहाँ मैं जितना हूँ, यहाँ मैं सही हूँ। 2012 के अंदर मेरे को डायरेक्टर बनाया, लेकिन मुझे डायरेक्टर नहीं बना के जो मेरे से जूनियर बेस था 1991 का, उस बेस के एक व्यक्ति को उन्होंने डायरेक्टर बना दिया और मेरे को उससे नीचे कर दिया। हमने फिर भी वहाँ थोड़ी के में अगला सब अगली बार कोई बात नहीं, अगला में जो भी डीपीसी होगी इसमें मेरे को दे देना। उसमें भी उन्होंने क्या मेरे को सीनियरिटी लिस्ट में और डाउन से डाउन कर दिया, और मेरे बाद 8-9 लगभग इतने डायरेक्टर मेरे जो नीचे वाले थे सबको बना दिया। और मेरा रिटायरमेंट जब आया तो आखिरी 22 तारीख को मैं फिर हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी महोदय से मिला। मैंने कहा साहब, मेरे रिटायरमेंट में 5-7 दिन बाकी है, अब आप थोड़ा न्याय कर दो, तो मेरे कम से कम ये एरियर भी मिल जाए मुझे, और मेरे बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए पैसा काम में आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा देखते हैं, और देखने के साथ साथ ही कुछ ही नहीं हुआ, और मेरा रिटायरमेंट फरवरी 19 को हो गया। अब 19 के बाद से लेके लगातार ये 2023 आ गया। हम लगातार गवर्नमेंट को ये मेरा लिखा हुआ तो था ही, वो चल रही थी फाइल, लेकिन अब इसमें पूरा राजस्थान लपेटे में था। ऐसे केसों के अंदर बहुत सारे केस थे। तो अब गवर्नमेंट ने शायद ये रिव्यू किया है कि 2012 से लेकर 2023 तक की डीपीसी वापस रिव्यू की जाए सब कैडर की। उस रिव्यू डीपीसी के अंदर वापस मेरे को योग्य माना गया, और 2012 के अंदर जो मेरे को डायरेक्टरशिप वहाँ मिल जाती तो मैं 7 साल के लिए डायरेक्टर रह के राजस्थान में ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण सेवा गवर्नमेंट को देता, क्योंकि मैं 10 साल तक राजस्थान का लाइव स्टॉक सेंसस ऑफिसर रहा हूँ। और चीफ सेक्रेटरी हमारे ऑर्डर निकालते हैं हमेशा। राज्य पशुपालन अधिकारी का पद मेरे पास ही था 10 साल से, और ऑनलाइन इस लाइव स्टॉक सेंसस को मैंने कराया। और ऐसे ही प्रधानमंत्री बीमा योजना इस राजस्थान के अंदर लगातार
10 वर्ष से मैं ही चला रहा था और एकमात्र मैं ही यहाँ काम कर रहा था। लेकिन मैं इसलिए दिल से मैं परेशान इसलिए था कि मैं लोअर पोस्ट का जो जॉइंट डायरेक्टर ही रहा, मैं डायरेक्टरी पोस्ट का आदमी था, लेकिन मैं जॉइंट डायरेक्टर के पद पे काम करना पड़ता था। और उसके बाद ही मेरा रिटायरमेंट हो गया, तो एक दिल के अंदर कसक और दिल में दुःख रह गया कि हम जायज़ आदमी को अधिकार नहीं मिला, हक नहीं मिला, सत्य की जो सत्य चीज़ है, उसमें भी मेरे अधिकार से वंचित होता है आदमी। तो फिर हमने मन में कहीं ना कहीं मन में बहुत कसक रही और अपने आप से संघर्ष होता बहुत खतरनाक कि मैं जिस पद के काबिल हूँ और मेरे जूनियर लोग जो लोग हैं वो मेरे ऊपर बैठे हैं और वो उसके अंडर में मेरे को काम करना पड़ता है। तो एक बहुत ही भिन्नता की और एक अलग टाइप की स्थिति हो जाती है कि मैं अपने जूनियर के अंडर में काम करूँ। तो वाकई में हम आपका दर्द समझ सकते हैं कि कितना आपने पीड़ा झेली है इस क्योंकि पदोन्नति के आप लायक थे, उसके बावजूद पदोन्नति नहीं मिली और डायरेक्टर आप बनते और कई जगह आपके अनुभवों का लाभ भी जनता को मिलता, वो भी रुक गया। तो क्या इसके पीछे कोई एक साजिश थी या कोई डिपार्टमेंटल कोई एक ऑफिस पॉलिटिक्स जो मानी जाती है उसको कारण मानते हैं? क्या वजह रही कि आप नहीं बन पाया? जहाँ तक हम ये मानते हैं कि हमारा जितने भी जूनियर बैच के लोग थे, तो इन लोगों का ही मैनिपुलेशन कोई चलता रहा और इन्हीं लोगों के ऑफिसरों से और लोग इनके संबंध जो रहते रहे, उन्होंने अपने अप्रोच की वजह से इस चीज़ को कभी भी उजागर होने नहीं दिया और हमेशा हमें डाउन से डाउन ही करते रहे। हर बार हम ग्रीवेंसेस लिखते थे, हमारी लिस्ट अब आपने हमारे सीनियर लिस्ट से जूनियर कर दी, सीनियर कर दी, कभी वो कह रहा कि आपको तो नौकरी से हटा देना चाहिए। मतलब नियम की व्याख्या अलग-अलग तरीके से ये लोग करने लगे और मेरा पूरा टाइम पास कर दिया। जैसे एक आदमी को अगर एक आदमी कोई घायल होता है एक बार और वो वापस ठीक हो जाता है, तो इसको दोबारा 4 लोग फिर मिलके फिर घायल कर देते, फिर 8 लोग घायल कर देते, फिर 10-12 लोग घायल कर देते। वो आदमी कभी स्वस्थ होता ही नहीं है और वो स्वस्थ नहीं होता और वो लोग हो जाता है। इस तरह से मेरा रिटायरमेंट हो गया। कभी वो वार करता रहा, कभी वो वार करते रहे और मैं लगभग रिटायर्ड से हो गया और फिर मेरा भी हताशा हो गई, मैंने कुदरत को छोड़ दिया कि अब परमात्मा जो भी करेगा, जो करेगा। तो अब ये रिव्यू डीपीसी हुई है, तो ये अक्टूबर के महीने में हो गई थी पहले और अभी 4 दिसंबर को मैंने ऑर्डर पड़ा था वेबसाइट प्लान सांख्यिकी विभाग की पे, तो उसके अंदर मेरे को मान लिया कि जो जो ओम प्रकाश बैरवा था, उसको मेरी स्थान पे डायरेक्टर 12 में बढ़ा दिया, उसको मेरे से जूनियर कर दिया गया है और 2012 से मैं डायरेक्टर का पद मेरे पास ही रहेगा। तो मैंने सरकार को ये कहा मैं 12 से मैं पद लगातार जॉइन था, तो इसमें चाहे वित्त आयोग की कोई सी भी हो, लेकिन मैं तो ऑलरेडी सर्विस में था, जॉइन किया, जॉइनिंग थी मेरे पास तो मेरे को तो सारे परिणाम मिलने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि मैं सर्विस में ब्रेक ही नहीं है मेरा। तो कोई बात हाँ, तो मेरे को सारे बेनिफिट मिले मेरे, इसलिए ये मेरी आखिरी जो सेवाएँ रही वो राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के अंदर रही है। तो रेवेन्यू बोर्ड के अंदर मैं लगातार अपनी सेवाएँ देता रहा और अभी ऑर्डर शायद वहाँ से मेरा वापस ये 2012 से मेरा वापस फिक्सेशन डायरेक्टर का कर रहे हैं और उसके बाद रिवाइज एलपीसी जाएगी, वापस पेंशन विभाग को जाएगी। तो जो अंतर का पेमेंट है सर्विस में रहते हुए और पेंशन में फ़र्क पड़ जाएगा, तो पेंशन जो कम मिली उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब ये जो चीज़ें मिल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आदमी आदमी अगर वो मृत्यु शैया की तरफ जा रहा है और उसको समय सारे ताकत के टॉनिक दिए जाते हैं इसको। तो जो 12 साल बाद आपको न्याय मिला है, इस बात की आपको उतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी उस वक्त अगर आपके साथ में पदोन्नति के वक्त जो न्याय होता वो मिलती तो कुछ बात अलग होती। मुझे 12 साल के पहले अगर मिलता नहीं पद 2012 में, तो मेरी इच्छा बहुत थी। मैं भी 2-3 साल बाद अच्छी सेवा करके मैं कम से कम आईएएस सेवाएँ के लिए क्वालिफ़ाइड हो सकता था आराम से। बिल्कुल। क्योंकि मैं 2% कोटा होता हमारा अदर सर्विसेज़ का, तो 2% कोटा के अंदर क्योंकि मेरी बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड रहा है, तो मैं अच्छी सर्विस भी करता और जहाँ-जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रहती, तो मैं तहे दिल से काम करके राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण सेवा करता था। तो अब जो मिल रहा है ना ये सब चीज़ें, तो इससे क्या है, ठीक है, मैं एक संतोष करके रह गया, सांत्वना है कि ठीक है। भाई लेकिन इस चक्कर में जितना ये ऑर्डर प्रसारित हुआ है ना, तो इसमें राजस्थान के तमाम जो कर्मचारी वर्ग थे, उन लोगों के लिए हित की ये काम हो गया है कि जिनके 2002 के बाद जो संतान हुई, उनकी जो प्रमोशन उनके रुके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक आशा की किरण जागी है वापस कि लोग जो है आपकी 5 वजह से साल, सबको फायदा हाँ, होगा। 5 साल तक उनको पनिशमेंट रहे और बाकी सबको लाभ मिलता रहे। तो इसलिए सभी को अगर भविष्य के अंदर आने वाले समय के अंदर भी ऐसे होगा, कोई लोग मेरी तरह से पीड़ित नहीं रहे 12 साल तक और 5 साल बाद उसको भी अपना
अधिकार मिले। बिल्कुल। भंवरलाल जी, आप सेवानिवृत्ति के बाद आपने अपने जीवन को बिल्कुल एक अलग दिशा में आध्यात्म की तरफ लेकर आए, एक सेवा भावना के तरफ मोड़ दिया आपने। अब जो जोगनिया धाम सेवा ट्रस्ट है उसके द्वारा कई आप धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं। तो इस तरफ जो आपका जो जीवन एकदम टर्न हुआ, वो क्या, किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ और अब कितना आनंद आ रहा है उस चीज़ का? वर्ष 2007 के अंदर मेरी इच्छा हुई थी कि मैं, जब मेरा पुष्कर आके रहे, मेरी मदर की यादगार के, मेरी मदर की डेथ होगी, उसने कहा था पुष्कर में ज़रूर मकान बनाना। तो यहाँ बना के मकान हम रहने लगे और मेरा एक शौक़ रहा हमेशा, और उस मकान का नाम मैंने जोगनिया धाम रखा, इसलिए कि हम जोगनिया जी के बायासा जो है साधु बना धिराणिया, जोगमाया जिसको कहते हैं, कहीं खोड़ियार माता कहलाए, आई माता कहलाती है, जो ये हमारे भाजरिया राय है। तो ये सब के, ये कुल मिला के सातों देवियों का मंदिर जो है ना, हम उनके उपासक रहे हैं और हमारी इष्ट देवियाँ रही है। उनकी स्थापना करने के कारण एक मकान का नाम ही मैंने जोगनिया धाम रखा। तो इस कारण हमारे मंदिर में पूजा पाठ ये हम लोग करते रहते हैं, और जो कोई आरती में सम्मिलित हो जाता है तो हो जाता है, वरना हमारे एक निजी मंदिर रहा। इसके बाद मेरी इच्छा हुई कि रिटायरमेंट के बाद मैं जनता की सेवा करूँगा, कि मेरी मदर भी एक ऐसे तबके से जुड़ी थी जो सेवाभावी थी। तो मेरी मदर के नाम से प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की एक स्थापना करी, और उसके अंदर मैं नहीं था, मेरी पत्नी और दूसरे लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। मैं एक मुख्य संरक्षक इसका बना रहा, और लगातार इस ट्रस्ट के अंदर के माध्यम से कोरोना काल के अंदर पुष्कर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। और दिलीप सिंह जी जो यहाँ एसडीओ थे हमारे, उन लोगों ने हमारे सम्मानित किया कि भाई कोरोना काल के अंदर आपकी महत्वपूर्ण सेवा रही है। हज़ारों लोगों को हमने सेवा की। मैंने खुद ने जाके, रिटायरमेंट के बाद लोग कहते थे कि यार आप लोग घर में बैठो, लेकिन मैं लगातार उनकी चिंता नहीं करता था, और लगातार हम लोग सेवाभावी रहे। या पर्यावरण के लिए हमने काफ़ी वृक्षारोपण प्रशासन के माध्यम से स्कूलों में और कई जगह कराए, और लगातार अब तक ये सोशल वर्क करते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमें काश ज़िंदगी के अंदर यही काम रहता हमारे पास, तो ये ठीक रहता था। अब हमारा जो ये 12 साल की जो कसर रही ना सर्विस की, वो हमने इस सेवा के अंदर पूरी कर ली। तो अपार लोगों की जो खुशियाँ हमारे साथ आई, तो हम भूल गए प्रमोशन क्या चीज़ होती है। बिल्कुल, मैं खुद बहुत नज़दीक से ये सब चीज़ें देखता हूँ, आपके कई कार्यक्रमों को भी देखा है कि ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री भी देते हैं, गरीब सर्दी में उनको कंबल भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं। पर्यावरण के लिए भी आपने कई जगह गौशालाओं में सब जगह पेड़-पौधे लगाए हैं, और अब सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी आपने शुरू कर रखा है, जिसमें जो गरीब बच्चियाँ हैं उनको आप निःशुल्क सिखा रहे हैं। तो कितनी बच्चियाँ सिलाई प्रशिक्षण सीख रही है, और उनका आगे क्या आपका लक्ष्य है, कहाँ तक जा सकते हैं? अब तक जो हम लोगों ने सबसे पहले सिलाई प्रशिक्षण हमारा तीसरा प्रशिक्षण था। पहला प्रशिक्षण हमने ये बच्चों को डांस करना सिखाया। तो बच्चों का डांस करना हमने पुष्कर के अंदर ही, ये पत्रकार कॉलोनी के अंदर यहाँ एक डांस क्लास लगाई थी। तो हमारे इसमें 25-30 बच्चियाँ थी, और सबको 2-2 महीने का एक नृत्य का कोर्स सिखाया, ताकि आवश्यक बच्चा का टाइमिंग पास होता रहे, और बच्चा कुछ सीखे, आगे कला को आगे बढ़ाए, कि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। तो राजस्थान की लोग फ्लॉक कल्चर है, उस फ्लॉक कल्चर के अंदर वो जाके और अपना आगे रोजगार भी डेवलप कर सकती है। पहला कार्यक्रम ये चलाया। दूसरा, हमने एक लेडीज़ के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स चलाया 2 महीने का, जिसके अंदर दुल्हन का मेकअप करना, ये सब करना सिखाया, ताकि आम लेडीज़ जो है, जो कम पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर बन जाएगी लेडीज़ वगैरह। इसलिए ये कोर्स पुष्कर में ही चलाए दोनों। और तीसरा कोर्स हमारा 30 लेडीज़ का सिलाई प्रशिक्षण केंद्र निःशुल्क हमने चलाया, वो अजमेर के अंदर गंज क्षेत्र में चलाया। और 30 लेडीज़ को हमने बिल्कुल प्रॉम्प्ट सिलाई वाली बना के तैयार कर दी, और उनका प्रैक्टिकल कराया। और उन 30 लेडीज़ को हमारे जो ट्रस्ट के संरक्षक थे, उनकी तरफ से मशीनें बाँट दी गई। तो 30 मशीनें हम उनको बाँट के उनको रोजी-रोटी के लायक बना दिया, ताकि वो अपने आत्मनिर्भर रहे और अपना रोज़गार चलाती रहे। ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। अब हर बार अलग-अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जैसे जिसकी रुचि रहती है, उसके हिसाब से वो ग्रुप हम चला देते हैं। भंवरलाल जी, अंतिम सवाल, आगे जीवन में क्या लक्ष्य है? किस तरह से अब अपने जीवन को आप देखते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं? अब जीवन का लक्ष्य तो यही रहा है कि समय सदैव समाज सेवा ही करते रहे, और परमात्मा से डरते रहे। ये शुरू से ही परमात्मा से डरते रहे। एक मन के ऊपर अपने जीवन को भारी नहीं पड़ने दिया, अपने मन पे इस परमात्मा को भारी रखा, ताकि जीवन कोई उद्दंडता नहीं करे। तो जीवन में परमात्मा भारी रहा, तो गॉड फियरिंग लोग रहे, और सेवा में विश्वास किया। ये नहीं कि भाई मेरे को कोई किसी किस्म का मैं कोई बेनिफिट लेना, लाभ लेना, नहीं। एक मेरे प्रकृति में जुड़ा हुआ है
कि हम ये केवल सेवा कार्य इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मन राज़ी रहता है और चार लोगों खुशी का मिलती है। चार लोगों का दिल राज़ी होता है, उनकी आत्माएँ दुआएँ देती है, और हमारा मन भी बहुत खुश हो जाता है। इस कारण है कि हमारा एक निजी शौक है, कोई शौक भी नहीं, कि आदत बन गई मेरी। तो जहाँ भी रात दिन चाहे अभी सर्दी में भी कम्बल बाँटे हमने कम से कम भी 100 कम्बल बाँटे। हर साल कम्बल सर्दी के समय में बाँट देते हैं। कभी संतों को बाँटते हैं, कभी गरीब लोगों को बाँटते हैं। इस बार भी हमने बाँटा। तो ये लगातार ही जितना भी हमें हमारे लोगों के पास बजट उपलब्ध हो जाता है, या हमारे ट्रस्ट के लोग हैं, क्यों हमारे पास कहीं से बड़ी कोई सहायता आती नहीं है, ना हमने कोई चंदा वसूली आप आके अपने करते हैं। निजी स्तर पर ही करते हमारे हैं। निजी स्तर पे हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं ना, वो अपने-अपने सहयोग देते थे। हम एक भंडारा चलाते थे महीने भर के लिए। तो इस तरह की वो है, तो हमारे कुछ जितने भी 20, 25, 30 मेंबर हैं, वो अपना थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन से सामान ला लेते हैं, सामान बाँट देते हैं। संस्था ना तो खरीदते ना कोई बेचती सामान, क्योंकि संस्था के पास पैसे कम है हमारे पास। तो इस कारण से जो भी हमारे लोगों को कहते हैं, तो ये अपने-अपने हिसाब से अपनी इच्छा से ले आते हैं, हमारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। और फिर पुष्कर के लोग भी हैं, कुछ लोग इसमें हम विशेष करके भट्ट साहब की मिसेज वगैरह, ये हमारे काफ़ी ये इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में साथ भी रही है, और उन्होंने साथ दिया है। तो वो ज़्यादा जानती है कि पुष्कर के अंदर एक अंदर के तहे दिल से ज़मीनी स्तर पे सेवा करने वाले लोग हैं हम। खाली हवा के अंदर उठ गए और अपना रिकॉर्ड नहीं बढ़ा रहे कि हमने इतना बाँट दिया, इतना बाँट दिया, इतना बाँट दिया। ना, हम ज़मीनी स्तर पे एक ही आदमी को करें, एक ही आदमी अगर वो को सहायता मिल जाएगी, समझ लो हम जीत गए। जोगणिया धाम सेवा ट्रस्ट के भंवरलाल जी संरक्षक जो मानते हैं कि अब जीवन में आगे सेवा करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा करेंगे, उतना ही इनको खुशी होती है, और ये बात वाकई में सच है, जो पिछले कई सालों से हम लोग भी ये महसूस करते आए हैं। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन।